तो यार ये है ना ज्योग्राफी का सेट 5 हो जाएगा, है ना। 4 सेट ऑलरेडी करा चुके हैं जिसमें आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। ये आपका सेट 5 हो गया जिसमें कराएंगे सब्जेक्टिव, है ना। 10 क्वेश्चन करेंगे इस सेट में, और फिर अगले सेट में करेंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना एनफ है। आप आराम से कॉपी में लिख लीजिए, रिवाइज करिए, बस यही आएगा, ठीक है। ये सब जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, सब पूछा हुआ है और आने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और कि आप लोग भी देखते हैं वीडियो और फिर भाग जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते ना लाइक करते हैं। भाई इतना मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो इतना तो आपका हक बनता है कि आप कर दीजिए, है ना। सब्सक्राइब और लाइक इतना तो गरीब आदमी भी कर देता है यार। आप लोग तो इतना दिल के अमीर हैं, चलिए कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये पूछते रहता है ना, कि तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं, है ना। आखिर इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे समझिए। तृतीय क्रियाकलाप में समाज को दी जाने वाली व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं सम्मिलित होती है ना। जो समाज में दी गई है, जैसे कि ट्रेडर्स को, मतलब कि जो व्यापारी वगैरह के है ना, वर्ग को जो दिया गया है व्यवसाय और जो सेवाएं मिलती है उसको बाद फिर इसके अंतर्गत वित्त, बीमा, संचार, यातायात, व्यापार, प्रशासन एवं जो अन्य सेवाएं हैं ये भी इसमें शामिल है ना। तो तृतीय में क्या हो जाएगा आपका, मुझे तो पूछता है कि बताइए कि इसमें से तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आता है। तो यहाँ पे 3-4 याद रखिए, 5 याद रखिए, आपको इतना ही काफ़ी रहेगा। जैसे कि एक तो आपका हो गया वित्त हो गया, है ना, बीमा हो गया, संचार हो गया, यातायात हो गया, व्यापार हो गया, प्रशासन हो गया, है ना। या फिर कुछ आप बेच रहे हैं, मान अब पूछेगा कि बताओ कि हम बिस्कुट को बेच रहे हैं, तो एक किस में आ गया था, तो तृतीय में आ गया, क्योंकि फार्मरिंग हो गया है, सब कुछ बन गया, अब खाली बेचना है, तो अभी तृतीय में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है। इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो तृतीय क्रियाकलाप में समाज को दी जाने वाली व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं सम्मिलित होती है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि वित्त, बीमा, संचार, यातायात, व्यापार, प्रशासन एवं अन्य जन सेवाओं जो होता है वो सब शामिल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 निर्धारक घटक कौन कौन है ना। तो यहाँ पे 3 देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही, जितना पढ़ा रहे उतना इनफ है यार। तो देखिए हम लिख देते हैं क्या यहाँ पे, तीन घटक कौन कौन है भाई। तो एक तो हो गया आपको यहाँ पे जन्म दर, और फिर आप हो गया मृत्यु दर, फिर आप हो गया प्रवास, ठीक है ना। तो देखिए तो लिखेंगे क्या, उत्तर में लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि पूछा क्वेश्चन तो थोड़ा सा आंसर में हल्का सा बनाना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे हम जनसंख्या परिवर्तन के 3 निर्धारक तत्व इस प्रकार हैं, कौन कौन। तो लिखेंगे जन्म दर पहला हो गया, है ना, यहाँ पे लिख देंगे पहला, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा करेंगे परिभाषित, एक वर्ष में 1000 के जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, है ना, ये होता है जन्म दर। फिर होता है मृत्यु दर, प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चे में एक वर्ष में पूर्व मरने वाले बच्चे की संख्या, ये होता है मृत्यु दर। प्रवास क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है ना, ये होता है प्रवास। तो इस तरीके से जनसंख्या परिवर्तन का 3 निर्धारक घटक हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ें। आगे क्या है कि जनसंख्या वृद्धि क्या है ना। आखिर जनसंख्या वृद्धि है क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है। ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे बताते हैं क्या है। एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में जो बदलाव आता है उसे ही क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मान लीजिए कि अभी जो हमारा देश का जनसंख्या है वो आपका है कितना, 120 करोड़ है, ठीक है। और फिर बाद में हुआ जनगणना 11 साल के बाद, तो मतलब ऐसा तो होता है 5 साल पर होता है ना, नहीं 5 साल पर नहीं, 11 साल पर होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अभी 120 करोड़ है, 120 करोड़ है, फिर आपका जब हो जनगणना तक क्या हो गया, 130 करोड़ हो गया, कितना हो गया, 130 करोड़ हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका जनसंख्या में क्या हुआ, बदलाव हुआ, यानी कि वृद्धि भी हुआ है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि प्राथमिक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं, है ना। देखिए क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देंगे आराम से। हम बोलेंगे कि यह सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है ना, जिसमें क्या होता है, मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को हासिल कर जीवन यापन करता है। इसमें क्या होता है, अब देखिए फार्मिंग कोई भी कर रहा था, क्या कर रहा है वो, प्राथमिक क्रियाकलाप कर रहा है ना। आगे देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आखेट, आखेट मतलब कि हंट करना, यानी कि शिकार करना हो गया, भोजन का संग्रह करना, पशुचारण हो गया, मछली पकड़ना हो गया,
गाय चराना हो गया, बैल चराना हो गया, जो भी कहिए है ना, वनों से लकड़ी काटना हो गया, कृषि एवं खनन कार्य वगैरह सब कहाँ है, तो प्राथमिक में आता है, ठीक है ना। तो बात को समझ गए। और सिंपल भी है बहुत, लिखना बहुत आसान है, कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि सब सिंपल क्वेश्चन है और कुछ इसमें जान नहीं है। आगे क्या है कि मानव भूगोल क्या होता है, इसको परिभाषित करिए, है ना। तो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का विश्लेषित अध्ययन है ना, मतलब कि एक जैसा, ठीक है ना। यह मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इन पर रहने वाले जीव के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान को उत्पन्न करता है, या फिर ज्ञान से उत्पन्न संकल्प बना हुआ है ना। तो बताता है कि हमारे जो मानव और जो पृथ्वी पर जो भी जीव रहे हैं उसके बीच जो संबंध बना हुआ है उसी को क्या करता है, दिखाता है, बताता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब मतलब कि जो बुक वाला लैंग्वेज है वो मत लिखिएगा, जैसे कि हम जितना भी लिखे हैं सजा के वही मत लिख लीजिएगा, थोड़ा सा और अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब बढ़िया भी लिख सकते हैं, हम ये नहीं फोर्स कर रहे हैं कि यही लिखिए, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग से भी लिखिए। आगे देखिए, ऐसे तो एनफ है, इतना हम जो दिखा दें वही कि एनफ है, अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो फिर यही रट लीजिए और रट के लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आगे क्या है कि कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक होते हैं उनका नाम लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं तो कौन कौन कारक है यहाँ पे, तो लिखेंगे हम कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ना। हमारी जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर ही टिकी हुई है कि नहीं। अब सबका पास नौकरी तो है नहीं। और आगे क्या लिखेंगे हम, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का एक बड़ा अवसर उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। करता है या फिर कराता है, यहाँ पे उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन कौन है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो हो गया जलवायु विविधता, है ना। और उसका क्या हो गया आपका बाजार की निकटता, पूंजी की उपलब्धता, है ना, कितना आपके पास पैसा क्या है, श्रम जितना करेंगे उतना, है ना, श्रम की उपलब्धता। उसका परिवहन के साधन हो गया, है ना। फिर क्या हो जाएगा आपका भूमि का प्रकार हो गया। तो यहीं पर क्या करता है ये, तो ये करता है प्रभाव डालता है इस पर, है ना। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं यहाँ पे 6 में बता दिए हैं, आप 6 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए लिखेंगे हम क्या कि जनसंख्या वह तत्व है जिसे मापा जा सके, है ना। उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या संगठन कहते हैं। जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर, आयु संरचना, या फिर व्यवसायिक संगठन, या फिर लिंगानुपात, या फिर साक्षरता, है ना। लिंगानुपात मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि हजार पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, है ना। ये सब लिंगानुपात होता है, ठीक है ना। कितना पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो इस तरीके से आप जनसंख्या संगठन के जो मतलब तरीका है उसको आप समझा सकते हैं, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन हो गया, अब और भी है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, आगे है कि मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों के नाम बताइए, है ना। तो उसको याद कर लीजिए, बता दीजिएगा, है ना। तो कौन कौन आपका हो गया, एक तो हो गया व्यवहारवादी भूगोल हो गया, फिर आपका क्या हो गया समाजवादी कल्याण भूगोल हो गया, फिर आपका हो गया अवकाश का भूगोल हो गया, है ना। फिर हो गया सांस्कृतिक भूगोल हो गया, ठीक है। लिंग भूगोल हो गया आपका, ऐतिहासिक भूगोल हो गया, चिकित्सक भूगोल हो गया, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है भाई, इसको आराम से रट सकते हैं, रटना क्या है समझ सकते हैं, है ना। तो इस तरीक़े से आप कुछ ऐसे मतलब कि यहाँ तो होता है 7, आप 5 भी लिख सकते हैं, पूछा था, ठीक है ना। 5 भी लिख सकते हैं, और जितना बोलेगा उतना लिखिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि बोला कि 3 लिखे तो 3 लिख दीजिएगा, 4 बोला 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम, आगे क्या है कि द्वितीयक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। देखिए शुरू में तो हम थर्ड बता दिए थे, फिर बताएं आपको क्या बताएं, फिर फर्स्ट बताएं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका द्वितीयक भी आ गया, ठीक है ना। देखिए इसको क्या कहते हैं, है ना, इसका मतलब क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो द्वितीयक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं, तो द्वितीयक क्रियाकलाप में ऐसे क्रियाकलाप जो कच्चे माल या पदार्थ
को प्राप्त कर उसे परिवर्तन या संशोधन कर उसे मूल्य में बढ़ोतरी कर देना ही द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। ठीक है ना। देखिए इसको हल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये बहुत ही जिसमें जान नहीं है भाई, है ना। ये क्वेश्चन मतलब कि लॉलीपॉप है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बता तो रहे हैं कि मान लीजिए फार्मिंग किए, ठीक है ना, फार्मिंग किए, ठीक है ना, आपको कुछ कच्चा माल प्राप्त हुआ, फिर क्या किए सेकंड में क्या किए उसको जाके फिर अपना मतलब मिल में उसको क्या किए जो मतलब करना चाहिए उसको साफ़ करना चाहिए, जो बनाना चाहिए वो बना दिए, ठीक है ना। फिर क्या किए बाद में उसको फिर क्या किए बना के फिर बेचते हैं, है ना, व्यवसायिक करते हैं, तो ये सब हो गया। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कच्चा माल प्राप्त होता है ना द्वितीयक में। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ऐसे क्रियाकलाप जो कच्चे माल या पदार्थ को प्राप्त कर उसमें परिवर्तन या फिर क्या करते हैं कुछ बदलाव करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि बताते रहे हैं कि गेहूँ हमको मिला, ठीक है ना, कृषि किए हैं वो गेहूँ मिल गया, गेहूँ से क्या कर दिए हैं बना दिए बिस्किट बना दिए, है ना। तो सेकंड में क्या आ जाएगा आपका बिस्किट बनाना, ठीक है ना। या फिर जो रोटी वगैरह खरीदते हैं, पाव रोटी खरीदते हैं, है ना, चाय वगैरह खरीदते हैं, वो सब क्या है आपका द्वितीयक में आ जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ें। कह रहा है कि उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण सहित व्याख्या करें, है ना। तो सिंपल है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या उत्तर में कि वह वस्तु जिसका हम अपने दैनिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, वह उपभोक्ता वस्तु कहलाता है। जैसे कि ब्रेड हो गया, बिस्कुट हो गया, कपड़ा हो गया, है ना, और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, अंडा हो गया, मांस मछली वगैरह हो गया, मीट हो गया, या फिर और भी कुछ लिख सकते हैं। दारू नहीं लिखेगा तो फिर गुस्सा हो जाएगा मेरे अंदर, ठीक है ना। दारू भी पीते हैं बहुत लोग, तो आप अच्छे बच्चे हैं। तो देखिए ये सेट 5 में हम 10 ही रखते हैं, ठीक है। हम सेट 6 में करेंगे 11 से लेकर के 20 तक, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है, ज़्यादा पढ़ेगा एक बार में तो हाइपरटेंशन। तो ठीक है, इसको क्या करिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना।